देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। मैं संजय यादव और आप लोगों को क्लास 10 की जो मैथ की सिलेबस है उसको हम शुरू से बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि संख्या क्या है। जैसे संख्या के बारे में बहुत सारे संख्या होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ये सब को हम लोग भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे भी एग्जाम में न तो 1, 2, 3 को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। और आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम प्रत्येक दिन, ठीक है, क्लास 10 की जो शुरू से होता है वो थी, जितने भी क्वेश्चन है उसको शुरू से बताएंगे दोस्तों। और आप लोगों को इस मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, संख्या में हम लोग पहले चलते हैं। तो संख्या में पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है, कि प्राकृत संख्या क्या होता है। ठीक है, संख्या समझ रहा, अंक जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से भी, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सारा सी संख्या है। तो इसको हम लोग संख्या को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला नंबर में आता है प्राकृत संख्या। तो इसको हम लोग किसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग ये जानना है कि प्राकृत संख्या होता क्या है और ये स्टार्ट ये होता है कहाँ से, ठीक है, हम लोग ये पहचानना है। तो इसको हम लोग जैसे परिभाषा के रूप में थोड़ा समझते हैं कि क्या आता है इसका परिभाषा। देखिए, बिल्कुल अपना परिभाषा लिख रहे हैं दोस्तों। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखिए दोस्तों, अगर बच्चा सब भी गिनती स्टार्ट करता है तो 1 से स्टार्ट करता है, 1, 2, 3, 4 और लगातार होनी चाहिए, है ना। तो जैसे मैं इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कैसी संख्या है? लगातार होना चाहिए। और ये प्राकृत संख्या है ना। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको कहाँ तक जाएंगे? तो मान लीजिए अनंत तक, है ना। इसका जहाँ अनंत होगा तो वहां तक जाएंगे, अरब, खरब, फिर नील है, पद्दुम है, इतना तक हम लोग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग समझ गए कि गिनती की संख्या जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई लिखा रहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट कैसी संख्या है, तो हम लोग बता देंगे ये गिनती संख्या और प्राकृत संख्या कैसे है, क्योंकि हम लोग प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। देखिए, अब इसके बाद आता है, देखिए, सबसे अगर छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए आपसे तो क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा दोस्तों। और बड़ी तो क्या हो जाएगा? तो बड़ी तो ये नहीं कहना कि 7 प्राकृत संख्या है। अब 7 से भी बड़ा है 8, 8 से बड़ा 9 है, तो इसको हम लोग मानते हैं अनंत, है ना। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो जाएगा और छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों पूर्ण संख्या। इसको भी समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और इसका अंत भी कहाँ होता है, इसको भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो देखिए, पूर्ण संख्या, तो यदि गिनती की संख्या में, गिनती की वाली संख्या कर रहा है, यदि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यदि गिनती की संख्या में, इसमें गिनती की संख्या तो स्टार्ट है 1 से, लेकिन इसमें शून्य नहीं है, यानी शून्य से स्टार्ट नहीं हुआ। यदि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाए, तो शून्य को शामिल करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? तो शुरू में ही लिखना है, पहले शून्य ही लिखेंगे, है ना। तो 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4, 5, 6, 7,
डॉट डॉट इसका भी क्या मान लेते हैं अनंत, है ना। यदि हम 0 से लिखते हैं कोई भी संख्या लगातार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत, तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या है, यानी गिनती की संख्या में हम क्या कर देंगे, अगर शून्य को ऐड कर देंगे तो उसे हमें कहेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूर्णांक संख्या होता है क्या, देखिए अगर आप लोगों से पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों 0 होती है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब बॉडी तो पूछेगा तो अनंत ही मारना है ना। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या भी क्या, देखो पूर्णांक संख्या अगर गिनती की संख्या और शून्य की संख्या को अगर हम शामिल कर देंगे तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। लेकिन बात है कि जो पूर्णांक संख्या जो होता है दोस्तों वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है ना। तो यहाँ इसका परिभाषा थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा परिभाषा से हम लोग भी समझते हैं। लिखते हैं, देखो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के परिवार को, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के परिवार को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या लिखे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। अभी तो हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या, अब ऋणात्मक कहाँ से आ गया, तो ऋणात्मक हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें चिन्ह माइनस हो जाता है। जैसे माइनस वाला ही चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक। जैसे आई देखो -2, तो ये क्या आ गया ऋणात्मक। -3 क्या ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या अगर सम में माइनस दे देंगे तो ये अभी धनात्मक प्राकृत संख्या है, लेकिन चिन्ह प्लस क्या है, छिपा हुआ है। अगर माइनस सम में दे देंगे तो ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो जाएगा। और पूर्ण संख्या के परिवार, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, परिवार एक प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। जब दोनों को मिला देंगे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जब सम्मिलित किया जाएगा, या परिवार को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। तो ये भी, इसको भी पहचान लीजिएगा। देखिए जैसे लिख देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 और -5 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी पूर्ण संख्या को जोड़ देते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी जो मेरा पूर्णांक संख्या होता है वो माइनस में भी होता है, प्लस में होता है ना। इसमें कौन कौन संख्या ऐड किया रहता है, पूर्ण संख्या जुड़ा हुआ रहता है, और कौन संख्या जुड़ा रहता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैसी प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या इसमें सम्मिलित किया रहता है। और ये पूर्ण संख्या के परिवार को हम लोग ही कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं प्राकृत पूर्णांक खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसके बाद जो संख्या आता है सम संख्या, ठीक है। इसके बाद हम लोग सम संख्या को समझेंगे। देखिए दोस्तों सम संख्या क्या होता है, सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। देखिए सम संख्या को हम लोग परिभाषा कैसे करेंगे और इसको कैसे बताएंगे कि कौन सा सम संख्या है, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है, जिन संख्याओं में 2 से पूरी भाग लगे, ठीक है। जिन संख्याओं में 2 से अगर पूरी भाग लगे तो उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों सम संख्या। उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। तो जैसे देखते हैं सम संख्या कहते हैं, जैसे इसको हम शुरुआती लिखते हैं। जैसे अभी देखिए सम संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 में क्या होगा, पूरी से भाग लग जाएगा 2, उसके बाद 4 6 8 10 12, इस प्रकार ये चलते रहेगा दोस्तों। 12 के बाद 13 नहीं होगा, 13 नहीं, 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा
ये सब सारी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों से पूछ दे एग्जाम में कि सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये याद रखना, और इसमें 2 से पूरी भाग लग जाएगा, 2 दूना से सब में भाग लग जाएगा। एक और इसका पहचानने का ट्रिक लगा देते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को हम पूछ दे कि ये 98,776 98 यानी 9,876 जो है दोस्तों, ये सम संख्या या विषम संख्या, तो आप बोलिए संख्या में पूरी भाग लगे, तो इसे आप 2 से देखेंगे कि भाग देखे कि ये सम संख्या है या नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इतना जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको भाग देने में भी समय लगेगा। अगर बड़ा से बड़ा संख्या आ जाएगा तो और समय लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो देखिए इसके लिए हम पहचान लिख देते हैं इसके लिए। ठीक है, पहचान क्या है, जिन संख्या के इकाई स्थान पर, जिन संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आप ये वाला परिभाषा लिख दीजिए, या ये वाला परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दोस्तों, उसे संख्या से क्वेश्चन भले पूछा जाता है। ठीक है, इसी से पूछ देगा कि 5 सम संख्या का बहुत ही माध्य ज्ञात करें, तो फिर वहां भी समझेंगे दोस्तों हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। इस बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो हम लोग ये पहले समझे कि सम संख्या क्या होता है। तो अभी समझ गए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 कैसी संख्या है, सम संख्या। क्यों है सम संख्या, क्योंकि 2 से पूरी भाग लग जाएगा, तो इसलिए ये सम संख्या है। ठीक है, अब हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या अगर आप लोगों को पूछ देगा कि ये बताइए कि ये सम संख्या है विषम संख्या, तो बिना भाग देके हम लोग इसको जानेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। अभी लिखे जिन संख्या के इकाई स्थान पर, जिन संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई कौन है दोस्तों, इकाई स्थान पर यहाँ 0 है, दाई स्थान पर 6 है, और सैकड़ा के स्थान पर 3 है, और हजार के स्थान पर कितना 8 है, और उसके बाद हजार के बाद 10,000 होता है, और 10,000 के स्थान पर कितना है 9 है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ भी क्या परिभाषा कर रहा है कि जिन संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। देखिए दोस्तों, इसके इकाई स्थान पर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या ये हो जाएगा। अब दूसरा जैसे लिखते हैं ये वाला, तो ये वाला भी क्या हो गया, सम संख्या। क्यों सम संख्या है, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है 2 है ना, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 ये सब मिल जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या। कितनी बड़ी भी संख्या काहे न हो, है ना, कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, उसको भी सम संख्या कहेंगे। ये भी सम संख्या बिना भाग दिए, अगर भाग देंगे 2 से देखो दोस्तों पूरी कटेगा ही, है ना, तो इसको हम लोग इतना भाग काहे देंगे, समय गवाना नहीं है। तो ये 8 है, इकाई स्थान पर 8 है, तो वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख ले, ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा इसको। ठीक है, देखिए ये भी एक सम संख्या है, भाग भी नहीं देना है, इकाई स्थान पर जैसे देख लिए क्या है 6 है, तो ये क्या है, सम संख्या है ना। तो आप लोगों को इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि 4 गो ऑप्शन दे देगा कि कौन सा निम्नलिखित में सम संख्या है, तो आप लोग जैसे यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा सम संख्या है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं निम्नलिखित में कौन सा सम संख्या। ऑप्शन आप लोग को देते हैं दोस्तों, बताइएगा, ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। डी नंबर ऑप्शन, यहाँ 9 देखते हैं, तो बताइएगा इसमें जो ऑप्शन है सम संख्या कौन है। यहाँ 43 है, यहाँ 446, यहाँ 98, उसके बाद 97 है, 24,369, कितना है 24,369। तो इसमें बताना है कि कौन सी सम संख्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सम संख्या जो इकाई स्थान पर कितना है 6, यही वाला सम संख्या है, ये 3 वाला सम संख्या नहीं है, 7 वाला भी सम संख्या नहीं है, और 9 वाला भी सम संख्या नहीं है।
तो इस तरह आप लोग को पहचानना है सम संख्या कौन सा है कौन सा नहीं है। कोनो भी संख्या रहेगा कितना से बड़ा लिख देगा कि पूछ देगा कि ये सम संख्या है या नहीं, तो हम लोग बता देंगे ये सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है 7 है। अगर सम संख्या कब होगा तो सम संख्या तब होगा जबकि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा। और इसके अलावा अगर कोई भी रह गया 1, 3, 5, 7, 9 तो वो क्या हो जाएगा विषम संख्या। अगर सम संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, तो देखिए सम संख्या के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। देखिए हम इसी में चेंज कर देते हैं, सम के जगह लिख देते हैं विषम, है ना। सम के जगह क्या लिख दिए विषम। तो जिन संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग न लगे, सिर्फ यहाँ था लगे तो यहाँ लिख देना है भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं ना। तो इसका जैसे भी चेंज कर देते हैं तो देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब इसका भी पहचानने का भी नियम, जैसे अभी बड़ा से बड़ा लिख देंगे तो ये जैसे बोलेंगे कैसी संख्या है, तो इस सम संख्या तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम संख्या तो अभी हम पढ़े हैं कि जिस इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसी को सम संख्या कहेंगे। लेकिन इसके इकाई स्थान पर कितना है 7 है, इसके इकाई स्थान पर कितना है 7 है, इसलिए ये सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या नहीं है तो क्या कैसी संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या का भी हम लोग पहचानने के लिए ट्रिक लिख लेते हैं। पहचान में जिन संख्या के इकाई स्थान पर ये सब को हटा देते हैं, है ना, ये सब को हटा देते हैं। जैसे लिख देते हैं 1, 3, 5, 7 और क्या हो 9 हो, उसे क्या कहेंगे सम या विषम। विषम इसे कौन संख्या कहेंगे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये सब सारे सम संख्या का उदाहरण था, तो हम लोग अब विषम संख्या का उदाहरण भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग विषम संख्या का उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए जैसे अभी लिखते हैं 987, ये सम संख्या है विषम। तो ये विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि 7 जो इकाई वाला अंक है तो 7 एक विषम संख्या है ना, 7 एक क्या है विषम संख्या। तो ये पूरी जो संख्या है 997 एक विषम संख्या है। और जैसे लिखते हैं जी 62, जैसे ये लिखे 60, 20, 1 है ना, 60,201 है, ये सम संख्या है कि विषम। ये भी विषम संख्या है। क्यों है? तो इकाई स्थान पर कितना है 1 है और 1 हमारा विषम संख्या है। अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी क्या होगा ये नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या है ये भी विषम संख्या है ना, ये भी विषम संख्या हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, अपने मन में कुछ भी ले लो, ये भी विषम संख्या है क्योंकि 7 है। ठीक है, लास्ट में 5 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। यानी ये सब 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, कितना बड़ा भी संख्या लिखा रहेगा, कहे ना आप लोगों को 10 अंक की संख्या दे देगा, है ना। तो इतना बड़ा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देख लेना कि इकाई स्थान पर कितना है। तो इकाई स्थान पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 7 है, इसलिए ये क्या है एक विषम संख्या। संख्या कितना बड़ा रहा है यहाँ से बोर्ड तक पूरा दे दे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। आप लोग ये सिर्फ देखो कि इकाई स्थान पर क्या है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी अंक आ जाएगा तो वो विषम संख्या होगा। ठीक है, कोई नहीं काट सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में जैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है, सम जगह कर दिए विषम, कौन संख्या। ऑप्शन आप लोगों को देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे अभी देते हैं 347, 366, 2008, 2010। तो ये बताइए इसमें जो है निम्नलिखित में कौन सी सम संख्या विषम संख्या है, जल्दी बताइए। तो इसमें देखिए अभी 7 वाला जिसके इकाई स्थान पर 7 हो उसी को तो हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए इसका इकाई स्थान पर कितना है 6 है, तो ये विषम संख्या नहीं है, ये क्या है सम संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है 8 है तो सम संख्या, ये भी 0 है तो क्या है सम संख्या है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग अब विषम संख्या के बारे में भी समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम विषम भी खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के रूप में इस बार भी 22 के 2000 एग्जाम में भी पूछा गया था और उम्मीद करते हैं कि 23 के भी एग्जाम में पूछा जाएगा इससे ऑब्जेक्टिव। भाज्य और अभाज्य संख्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों को भी देख लीजिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या
क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या जो पूरा मिटाते हैं। देखिए भाज्य संख्या होता है क्या, पहले तो भाज्य हम लोग अभाज्य पढ़ते हैं, ठीक है, भाज्य के पहले अभाज्य पढ़ लिए। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है ऋण संख्या। याद रखिएगा, एग्जाम में अभाज्य संख्या नहीं देगा, अब पूछ देगा कि ऋण संख्या क्या है ना। ऋण संख्या क्या है, भाज्य संख्या या ऋण संख्या बताना है क्या है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। जिस प्रकार हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को समझे, ठीक उसी प्रकार को हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या को भी पहचानने सीखेंगे। और कौन भी संख्या रहेगा तो हम लोग बता देंगे यह भाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम अभाज्य संख्या और ऋण संख्या एक होता है, यह आप लोग को दिमाग में सेट कर लेना है कि अभाज्य संख्या और ऋण संख्या क्या होता है, एक ही होता है। अब इसका हम लोग आते हैं परिभाषा। तो परिभाषा इसका क्या कहता है, देखो जिन संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे, जिन संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या ऋण संख्या कहते हैं, है ना। तो हम लिख दिए यहाँ अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी देखिए क्या लिखे हैं परिभाषा में कि जिन संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे, एक से तो कोई ऐसा सभी भी संख्या की जिसमें एक से तो भाग लगवे करेगा, ठीक है, और स्वयं से भाग लगेगा तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग शुरू से चेक करते हैं, जैसे एक से चेक कर रहे हैं तो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है कि देखो एक से तो भाग लग रहा है, आज अगर स्वयं से भाग देंगे तो फिर एक दोनों क्या होगा, सेम संख्या हो गया ना एक, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं हम लोग दो को चेक कर लेते हैं। तो दो में देखिए एक से भाग लगेगा, ठीक से है ना, कोई भी संख्या है तो एक से भाग लगवे करेगा। अब दो में दो से तो भाग लगवे करेगा, एक से भाग लगा और उसके बाद दो से भी भाग लगेगा। तो एक से भाग लगा और स्वयं मतलब क्या हुआ, यानी जो संख्या दिया है। अब मेरे को तो दो पूछ रहा है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो वही हुआ ना स्वयं, इसी से भाग लगना चाहिए और एक से ही भाग लगना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सम संख्या। उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो बताओ दो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया या ऋण संख्या पहला, ठीक है। उसके बाद तीन को चेक करते हैं। तीन को देखिए एक से तो भाग लगेगा और दो से तो नहीं लगेगा, लेकिन तीन से क्या भाग अवश्य ही लगेगा। तो एक से भाग लगा और किससे लगा, स्वयं से भाग लगा, एक से भाग लगा और स्वयं से भाग लगा, और इसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। यानी जिस संख्या में दो गुणनखंड हो, जिन संख्या में कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग चार को चेक कर लेते हैं, शुरू से चेक कर लेते हैं पहले 10-15 को, उसके बाद समझ जाएंगे हम लोग, उसके बाद समझ जाएंगे कि कौन भाज्य संख्या है कौन अभाज्य संख्या है। तो चार को चेक करते हैं। चार में एक से भी भाग लगेगा और दो से तो भाग लगेगा ही सर, लेकिन तीन से भाग नहीं लगेगा, लेकिन चार से अवश्य भाग लगेगा। तो इसमें देखिए एक से तो भाग लग रहा है और स्वयं से तो भाग लग रहा है, लेकिन उसके अलावा और दो से भाग लग रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, एक से तो भाग लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है, लेकिन उसके अलावा दो से भी भाग लग रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। इसके लिए इसमें दो ही गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन चार में दो से अधिक गुणनखंड हो गया, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो जैसे अब उसके बाद आगे चेक करते हैं ये क्यों नहीं है, क्योंकि सर एक से भाग लगना चाहिए और स्वयं से। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा ही कहता है कि जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो एक और स्वयं से तो भाग लग रहा था सर, लेकिन इसमें आ गया दो, तो ये इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पांच को। तो पांच में एक से भाग लगेगा, लेकिन दो से नहीं लगेगा, तीन से नहीं लगेगा, चार से भी नहीं लगेगा, लेकिन पांच से तो लगेगा।
ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या क्यों एक से और स्वयं से भाग लगा। ठीक है, 6 को चेक कर लेते हैं। 6 संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 1 से भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा। शुरू से चेक करते जाना है। ठीक है, और 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, लेकिन 6 से भाग अवश्य ही लगेगा। तो इसको बताना है कि ये है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से तो भाग लगना चाहिए और स्वयं से भी भाग लगना चाहिए। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, 2 से और 3 से भी भाग लग रहा है, 2 और 3 से भाग लग रहा है, इसलिए 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब 7 को चेक करते हैं। 7 में देखो 1 से भाग लगेगा और 2 से भी भागने लगेगा और 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, और लास्ट में 7 से ही भाग लगेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और स्वयं से ही भाग लग रही है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यह तो जिस संख्या में 2 गुणनखंड हो, इसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। यानी जो जो संख्या से उस संख्या में भाग लगता है उसी को, ये सब सारा गुणनखंड है दोस्तों। ये 6 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। यानी जोन जोन से संख्या से भाग लगता है 6 में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो इस प्रकार आप 8 को चेक कर सकते हैं। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये है। तो इस प्रकार आप लोग चेक करते जाइएगा और बताइएगा कि कौन अभाज्य संख्या है, 9 है। जैसे आप लोगों को हम पूछ देंगे कि 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो इसको चेक करेंगे कि 1 से तो भाग लगवे करेगा और 2 से न लगेगा, 3 से तो लगवे करेगा, है ना इसमें। और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 से नहीं लग, डायरेक्ट 9 से लगेगा, लेकिन ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है कि 1 से तो लगा, स्वयं से लगा, लेकिन उसके अलावा 3 से भी लग गया, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्यों है, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या है, भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों 10, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 11 जैसे 1 से और 11 से भाग लगेंगे, ये अभाज्य संख्या क्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1 11 हो गया। उसके बाद आता है 12, 12 ये क्या है, 12 एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से भी लगेगा। तो हम लोग इस प्रकार चेक करते जाएंगे, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। अब 13 का पूछेगा तो 13 में 1 से भाग लगेगा और 13 से लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। 14 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है कि 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 7 से लगेगा और 14 से लगेगा। और 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 16 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 17 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 15 नहीं है इसलिए कि 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा। 16 में तो 1, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 16। तो इस प्रकार आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोग को हम देते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑप्शन में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो आप लोग बताइएगा। अब जैसे निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन भी देते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, 31 बी नंबर ऑप्शन देते हैं, 39 सी नंबर, 27 डी नंबर, 21। तो बताना है इसमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभी हम बताए हैं, जिन संख्या का 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिन संख्या में 1 और स्वयं से भाग लगे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, 31 एक ऐसा संख्या है जो 1 से ही भाग लगेगा और 31 से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो 31 मेरा ही अभाज्य संख्या है। तो देख लीजिए, 1 से ही भाग लगेगा 31। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा और डायरेक्ट 31 से भाग लगेगा। अब जैसे 39 को चेक करते हैं तो 1 से भाग लगेगा और 3 का पढ़ा से भाग लगेगा, 39 और 13 पढ़ा से भी लगेगा और लास्ट में 39 से भी लग जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या
नहीं है। 27 को चेक करते हैं तो 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा और 9 से भाग लगेगा दोस्तों, और लास्ट में 2700 से भी भाग लग जाएगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 21 को चेक करते हैं, 21 में देखिए दोस्तों 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, 7 से लगेगा और लास्ट में तो 2100 से लग जाएगा सर, तो इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा राइट सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इस प्रकार 100% है दोस्तों। इसको बीबीआई मान लीजिए दोस्तों, इसको इस तरह प्रकार के क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा एग्जाम में 100% दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या तो रूट संख्या समझ में आ गया अच्छी तरह से कि जिन संख्या में 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, जैसे अभी 31 हुआ था। ठीक, इसी प्रकार 41 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 41 से भाग लगेगा। ठीक है, जैसे 101 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा, 1 से भाग लगेगा और 101 और 101 से भी भाग लगेगा, 1 से लगेगा और 101 से लगेगा। देखिए दोस्तों 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, 17 51 और 17 से भी लगेगा और 51 से लास्ट में भी लग जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सारी संख्या को चेक कर लीजिएगा। 1 से अभी तो स्टार्ट किए थे हम 10 बार 15 तक बताए थे, उसके बाद आप लोग घर में बैठ करके 100 तक उसमें चेक कीजिएगा कौन सा अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बाद आता है कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या का भी 2 नाम है दोस्तों, भाज्य संख्या या तो यौगिक संख्या है ना, भाज्य संख्या या तो यौगिक संख्या, इसका भी दूसरा नाम है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या है। ठीक है, तो जिन संख्या में एक और स्वयं के अलावे और एक और स्वयं के अलावे और संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगे दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए आप लोग को यही भी याद हो जाएगा कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सा नहीं है और कौन सा भाज्य संख्या है। तो अभी तो समझ में आ गया था उस अभाज्य संख्या बारे में, तो हम लोग भाज्य की संख्या के बारे में समझते हैं। तो ये जिन संख्या में एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगे, 1 से भाग लगना चाहिए और स्वयं से भी लगना चाहिए, उसके अलावा और संख्या से भाग लगना चाहिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या या तो यौगिक संख्या। ठीक है, तो अभी जैसे के रूप में समझते हैं। अभी एक जो था दोस्तों, एक अभाज्य संख्या नहीं था। अभी हम लोग चेक किए कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, कि उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो है, एक तो 1 से भाग लगेगा ही, लेकिन फिर भी 1 अगर लेते हैं तो स्वयं ही 1 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? गुणनखंड सेम है, इसलिए यानी इसका अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए और 2 गुणनखंड होना चाहिए। इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। और एक अभाज्य संख्या अगर नहीं है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। यह स्पष्ट हो गया। अब 2 को जैसे चेक किए थे तो 1 से भाग लग रहा था 2 से, तो ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगना चाहिए। 1 से तो लगना ही चाहिए और स्वयं से भी लगना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और संख्या से भाग लगना चाहिए, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 3 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 4 अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 1 से भाग लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है, उसके अलावा और संख्या से भाग लग रहा है, जैसे 2 से भाग लग रहा है, ये अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछेगा दोस्तों ने अभाज्य संख्या कौन है, तो आप लोग बताना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होता है। 4 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 नहीं होता है। 1 तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या नहीं हुआ, लेकिन 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन 4 से भाज्य संख्या स्टार्ट हुआ। अब 5 को हम लोग चेक करते हैं, 1 और 5 ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या है ना। और 6 तो क्या हो गया? ये भाज्य संख्या है। ये 1 2 3 और 6 से भाग लगेगा, यानी 1 से भाग लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है और संख्या से भाग लग रहा है, जो कि 2 और 3 है, इसलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। ठीक है, अब 7 को चेक कर लेते हैं तो 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 और स्वयं से भाग लगेगा। 8 एक और भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 1
2, 4, 8 ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब 9 को भी एक भाज्य संख्या है। क्यों है? तो 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा और स्वयं से भी भाग लगेगा। 10 को जैसे चेक करेंगे तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से, ये भी एक भाज्य संख्या है। 11 नहीं होगा क्योंकि 1 और 11 से ही भाग लगेगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को पूछते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते हैं। जैसे आप बताइएगा कि कमेंट करके कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन क्या सही होगा बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? न भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, सॉरी। कौन निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है? ऑप्शन भी दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। 39, 31, 19, 23। इसमें बताना है आप लोगों को कि इसमें कौन सी भाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू से ही चेक करते जाते हैं। जैसे 39 को चेक अगर करते हैं तो 1 से भी भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, 13 से भाग लगेगा और 39 से भी भाग लगेगा। तो 39 कैसी संख्या है दोस्तों? 39 एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्यों 1 से भाग लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है। उसके अलावा 2 संख्या और से भाग लग रहा है, 13 और 3 से भाग लग रहा है दोस्तों, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। 31 क्यों नहीं है? 31 में 1 और 31 से ही भाग लगेगा, इसलिए नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या तो अवश्य है दोस्तों। 19 में ठीक उसी प्रकार 1 और 19 से लगेगा और 23 में 1 से और 23 से ही भाग लगेगा। ये सब कैसी संख्या है दोस्तों? ये सब कैसी संख्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। और ये मेरा क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट था दोस्तों कि बी एक कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। उसके बाद आप मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब उसके बाद हम जब लाएंगे दोस्तों परिमेय, और परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में समझेंगे, और वास्तविक संख्या भी क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।